हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी, यानी नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स और एडिटोरियल पेज। सभी पेजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, यानी मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा। हो सकता है उस सफलता को मिलने में मुझे कुछ समय लगे, लेकिन वो सफलता मुझे मिलेगी जरूर। और इसी संकल्प के साथ ही और विश्वास के साथ आपको भी प्रयास करने चाहिए। हो सकता है आपको सफलता तुरंत ना मिले, थोड़ा समय लगे, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे, ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। अब चलिए आज के वीडियो को यानी कि आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 3 नेशनल न्यूज़ है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 15 जुलाई के बाद स्कूलों पर फैसला होगा। ज़्यादातर राज्यों में कोरोना का प्रसार काबू में है, यानी कि वहाँ जो संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा है और स्वस्थ होने के आंकड़ा है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। और जो स्वस्थ होने का वालों का आंकड़ा है वो काफ़ी बेहतर है। तीसरा जो हेडलाइन है वो है कि चीन ने भारत से अपने नागरिक निकालने शुरू कर दिए हैं। चीन का मानना यह है कि भारत में कोरोना पूरी तरीके से फैल रहा है और स्थिति अभी और भयावह होगी। इसी के मद्देनज़र वो अब यहाँ से अपने निवासियों को निकाल रहा है। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है 15 जुलाई के बाद स्कूलों पर फैसला। स्कूलों को खोलने के लिए ये केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी जल्दबाजी में नहीं हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को बुलाई गई बैठक में ज्यादातर राज्यों ने स्कूलों को खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक और स्थगित करने का सुझाव दिया है। राज्यों ने तकरीबन 70% स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने की जानकारी भी दी है। इसमें करीब 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। ऐसे में मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि स्कूलों के खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा। अनलॉक 1 के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अगले चरण की तैयारी की जाएगी। इसकी समीक्षा 15 जुलाई के आसपास होगी। उसके बाद ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर को खोलने का निर्णय हो सकता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि स्कूलों को खोलना है या नहीं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पर ही खुलेंगे शिक्षण संस्थान। एचआरडी मंत्रालय की ओर से बुलाई गई बैठक में राज्यों ने रखा अपना पक्ष। स्कूली शिक्षा सचिव के सामने मौजूदा हालात में राज्यों ने गिनाई समस्याएं। कई राज्यों में करीब 70% स्कूलों को अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। केंद्र जल्द 1ली से 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए चैनल शुरू करेगा। स्कूल खुलने से पहले राज्यों को बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम करने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, ज्यादातर राज्यों में कोरोना का प्रसार काबू में। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत के ज्यादातर राज्यों में स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार वृद्धि हो रही है। स्वस्थ हुए मरीजों और सक्रिय मामलों की संख्या लगभग बराबर है। देश में अब तक करीब 50 लाख सैंपल की जांच की जा चुकी है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच की जा रही है। 10 लाख आबादी पर कुल मामलों की संख्या 187 और मौतों की संख्या 5 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 6 राज्यों में 75% से ज्यादा मामले हैं। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। देश के बाकी हिस्सों में कोरोना की स्थिति ठीक है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 48.49% मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन पहले यह आंकड़ा 48.37% था। सोमवार को भी 5,347 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। नेक्स्ट न्यूज है, चीन ने भारत से अपने नागरिक निकालने शुरू किए। चीन ने कोरोना संक्रमण के चलते अपने नागरिकों को भारत से निकालना शुरू कर दिया है।
सोमवार को कुछ चीनी नागरिकों को लेकर एक विमान रवाना हो चुका है, जबकि आने वाले दिनों में 4 और विमान बाकी चीनी नागरिकों को वापस ले जाएंगे। चीन सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार मुंबई से एक चार्टर्ड विमान चीनी नागरिकों को लेकर चीन रवाना हो गया। इसके अलावा जल्द ही 4 और चार्टर्ड विमान चीनी नागरिकों को लेकर भारत से रवाना होंगे। चीनी अखबार ने ह्यू नाम से एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में 4 और चार्टर्ड विमान चीनी नागरिकों को लेकर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से रवाना होंगे। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व रेल मंत्री भी अब संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और दूसरी न्यूज़ है प्रदर्शनों पर अराजक तत्वों का कब्जा, ये बोला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। पहली न्यूज़ देखते हैं। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री व रेल मंत्री भी संक्रमित। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकाना अब्बासी और मौजूदा रेल मंत्री शेख रशीद अहमद के सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने 61 वर्षीय अब्बासी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि अब्बासी पीएमएलएन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और पार्टी नेता नवाज शरीफ को अदालत द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वह अगस्त 2017 से मई 2018 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब्बासी घर में ही क्वारंटाइन हो गए हैं। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहनवाज शरीफ ने अब्बासी के जल्द ठीक होने की कामना की है। रेल मंत्री शेख रशीद अहमद भी कोरोना पॉजिटिव हैं। बयान के मुताबिक रशीद डॉक्टरों की सलाह पर 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के सूबाई असेंबली के सदस्य चौधरी अली अख्तर की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रदर्शनों पर अराजक तत्वों का कब्जा। शनिवार की तरह रविवार को ब्रिटेन में कई शहरों में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन लंदन में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की एक कड़ी टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि नस्ली हिंसा के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। उधर रविवार को भी अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हुए, लेकिन यह सभी शांतिपूर्ण रहे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देखते हुए यहां न्यूयॉर्क से कर्फ्यू हटा लिया गया है। रविवार को लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ग्लासगो, नॉटिंघम और एडिबरा में हजारों प्रदर्शनकारी ब्लैक लाइव मैटर के बैनर तले एकत्र हुए। बीबीसी के मुताबिक संसद भवन और प्रधानमंत्री के निवास स्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ जाने से पहले दक्षिणी लंदन में स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। पहली है सबसे खराब दौर में ग्लोबल इकोनॉमी, और ये स्टेटमेंट दिया है विश्व बैंक ने। जिस तरीके से हर क्षेत्र में गिरावट देखी जा रही है अर्थ के हिसाब से, तो उसको लेकर ये रिपोर्ट आई है, ये बयान आया है। दूसरा है 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को मिलेगा 3 लाख करोड़, और ये कृषि क्षेत्र की विकास दर बढ़ाने के लिए और जो स्थिति है उनको सुधारने के लिए लिया गया है फैसला। और तीसरी न्यूज़ है सीमा शुल्क विभाग देश भर में लागू करेगा फेसलेस असेसमेंट। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सबसे खराब दौर में ग्लोबल इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट दिया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने सोमवार को कोविड-19 से वैश्विक इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जो पहले से ही जताई जा रही चिंताओं को और पुख्ता करती है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2020 के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में 52% की गिरावट हो सकती है। ऐसी मंदी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में नहीं देखी है।
विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मंदी की गिरावट में ना जाएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों की इकोनॉमी में भी 2.7% की गिरावट होगी। इस हालात में करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जाने का खतरा है और संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल होगा। विश्व बैंक ने कोविड-19 की शुरुआत के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। हालांकि तब हालात की गंभीरता को नहीं पहचाना गया था। अब जबकि दुनिया भर में यह महामारी फैल चुकी है और कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, तब परंपरा से हटकर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए। कृषि क्षेत्र की विकास दर को गति देने के लिए उससे संबद्ध क्षेत्रों को प्रोत्साहित या फिर प्रोत्साहन देने पर सरकार का जोर है। लॉकडाउन के दौरान डेयरी क्षेत्र में के किसानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जिनकी मदद के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। डेयरी से जुड़े पशुपालकों को पहली बार किसान मानकर उन्हें हर संभव मदद की जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक देश के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी देने की योजना को पूरा किया जाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट न्यूज है सीमा शुल्क विभाग देश भर में लागू करेगा फेसलेस असेसमेंट। सीमा शुल्क विभाग ने सोमवार को कहा है कि वह इस वर्ष 31 दिसंबर तक देश भर में चरणबद्ध तरीके से फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया शुरू कर देगा। केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मुताबिक सोमवार को बेंगलुरु और चेन्नई में से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बोर्ड के मुताबिक प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का मकसद यह है कि आयातकों को तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं हो। जिन सीमा शुल्क केंद्रों को इस परियोजना के पायलट परीक्षण का अनुभव हासिल है, शुरुआत उन्हीं से की जाएगी। बोर्ड ने सोमवार को बताया कि पहले चरण की शुरुआत बेंगलुरु और चेन्नई केंद्रों से हो चुकी है। इसमें शुरुआती दौर में उन सामानों का फेसलेस असेसमेंट होगा जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के चैप्टर 84 और 85 में दर्ज हैं। इनमें चुनिंदा मशीन और इलेक्ट्रिकल सामान हैं। प्रक्रियाओं को ऐसे लागू किया जाएगा कि इस वर्ष के आखिरी तक देश भर में यह चलन में आ जाएगा। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है आसानी से आक्रामकता यहां पर होगा नहीं छोड़ेगा चीन। पहले भारत ही चीन के सामने शिकायती मुद्रा में होता था, लेकिन इस बार चीन ने भारत द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई है। यानी कभी भी बॉर्डर पर जो भी निर्माण चीन की तरफ से होते थे तो भारत आग्रह एक तरीके से करता था कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब जब भारत ने निर्माण किया तो उसकी शक्ति, भारत की शक्ति को देखते हुए ही चीन ने भी अब आपत्ति दर्ज कराई है। यानी अब भारत भी चीन से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा है फसल बीमा योजना में बदलाव जरूरी। वे फसलें बीमा योजना के दायरे में नहीं आती जिन्हें टिड्डियों ने क्षति पहुंचाई है। इससे किसानों के लिए संकट और बढ़ गया है। हालांकि अब जब सुधार इतने होते हैं तो इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से किसानों की ही हानि है, तो इसमें भी बदलाव किया जाना चाहिए। और इसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सर्वे का सही कदम। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रालय ने 10 राज्यों के 38 जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार का घर घर जाकर सर्वे किया है, वो एक तरीके से सही कदम माना जा सकता है सही आंकड़े जुटाने के लिए। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो हम सबसे पहले अपने पहले आर्टिकल को देखते हैं। पहला आर्टिकल है आसानी से आक्रामकता नहीं छोड़ेगा चीन। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हालिया तनातनी के बाद गत शनिवार को दोनों पक्षों के बीच 5.5 घंटे की वार्ता भी हो गई, जिसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दोनों देशों के बीच करीब 3,488 किलोमीटर की
फैली एलएसी का उचित सीमांकन नहीं हुआ है, जिस कारण यह दोनों देशों के बीच यदा कदा एक तरीके से मुश्किलें पैदा करता रहता है। हालांकि इस साल तख्ती को नया आयाम मिला जब दोनों देशों ने लद्दाख के दुर्गम और ऊंचे इलाकों में यकायक अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया। अब भले ही दोनों देश सैन्य कूटनीतिक स्तरों पर समाधान में जुटे हों, लेकिन इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच महीने भर से अधिक करवाहट भरी टकराव जारी रही है। भारत ने शुरुआत में इसे अधिक तूल नहीं दिया, लेकिन मई के अंत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीकार किया कि पूर्वी लद्दाख के भीतर इलाकों में भारी संख्या में चीनी सैनिक जमा हो गए हैं। उनके बयान ने यह भी दर्शा दिया कि हालात से निपटने के लिए भारत ने जरूरी कदम उठाए हैं। वर्ष 2017 में 73 दिन चले डोकलाम गतिरोध के बाद यह दोनों देशों के बीच पैदा हुआ सबसे तल्ख मामला है। मौजूदा घटनाक्रम में दिलचस्प पहलू यही है कि यदा स्थिति में बदलाव को लेकर अभी तक भारत चीन के सामने शिकायत करता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने भारत द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई है। गत वर्ष भारत द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे में बदलाव कर लद्दाख को जम्मू कश्मीर से विलग करने के बाद परिदृश्य बदल गया। हालांकि भारत ने स्पष्टीकरण दिया था कि इससे एलएसी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, फिर भी चीन ने इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक में आवाज उठाई, लेकिन वह अपनी मुहिम में सफल नहीं हो सका। असल में बीजिंग को अंदेशा है कि अब भारत अक्साई चीन के उस 37,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर भी दावा कर सकता है जिस पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। और इधर भारत भी बीजिंग के कदमों को लेकर नाखुशी जाहिर करने में अधिक मुखर हुआ है। ट्रंप जैसे तुनक मिजाज राष्ट्रपति के दौर में भी अमेरिका के साथ भारत के संबंध और बेहतर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे समान विचारों वाले साथियों के साथ भारत अपनी सक्रियता से हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति को नई दिशा देने में जुटा है। हाल के दिनों में नई दिल्ली में कई कदम ऐसे उठाए गए हैं जो चीन को नागवारा गुजरे हैं। अमेरिका ने भी चीन के आक्रामक होते जा रहे तेवरों से निपटने की जरूरत जताई है। चीन के कद को घटाने के मकसद से मौजूदा विवाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की कोशिश भी की थी, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इस पेशकश को खारिज कर दिया। दोनों देशों के बीच भले ही हाल में तनाव बढ़ा हो, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इसे सार्थक बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई है कि इसे बड़े विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। वैसे एशिया की इन दो बड़ी शक्तियों के बीच सीमा को लेकर यह ना तो पहला और ना ही आखिरी गतिरोध है। नेक्स्ट आर्टिकल है फसल बीमा योजना में बदलाव जरूरी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच लोकस्ट अटैक यानी टिड्डियों के हमले भारत तथा दुनिया के कई मुल्कों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। पहले कुछ दिनों में टिड्डियों ने फसलों पर हमला कर एशिया एवं अफ्रीका के कई मुल्कों को अपनी चपेट में लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दक्षिण पश्चिमी एशिया में भारत, पाकिस्तान और ईरान समेत कुछ अन्य देशों पर टिड्डियों का प्रकोप कुछ ज्यादा ही पड़ा है। भारत में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में टिड्डियों के हमले से अधिक नुकसान की खबर है। दिल्ली, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने अपनी चेतावनी में कहा है कि टिड्डियों दल का आक्रमण बिहार तथा उड़ीसा में भी हो सकता है। देश की बेहाल कृषि अर्थव्यवस्था पर इस साल यह दूसरी बड़ी मार है। इससे पहले कोरोना के चलते बंद बाजार एवं यातायात व्यवस्था के कारण हताश हो चुका है। यह क्षेत्र अब अगली खरीफ फसल को कैसे बचाए, यह न सिर्फ कृषकों के लिए चुनौतीपूर्ण है बल्कि हमारे आत्मनिर्भर खाद्यान्न भंडार तंत्र के लिए भी चिंता का बड़ा विषय है। मौजूदा बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बार बार वहन किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के शुरू होने के बाद कृषकों के बीच काफी सकारात्मक संदेश गया था, लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान इसे
इसमें बीमित किसानों की संख्या और खेती का दायरा दोनों में लगातार गिरावट आना इसके उद्देश्यों पर सवाल खड़ा करता है। दूसरा चिंताजनक पक्ष यह है कि प्रीमियम के रूप में सरकारी गैर सरकारी बीमा कंपनियों के मुनाफे में जहां तेज बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं बीमित फसलों के मुआवजे की राशि समय पर न मिल पाने तथा नुकसान मापने का पैमाना अव्यावहारिक होने से लेकर किसान एवं उनके संगठनों में भी काफी असंतोष पनपा है। बहरहाल, टिड्डियों के आतंक के बीच सभी प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की जरूरत है। यह कृषि क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जीवित रखने में संजीवनी का काम करेगी। साथ ही 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति में भी इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब सर्वे का सही कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जो तय किया है कि 10 राज्यों के 38 जिलों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा, वह वक्त की जरूरत है। अच्छा होता है कि इस तरह का फैसला और पहले ही ले लिया गया होता। कम से कम अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों और संबंधित जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अभियान पर अमल सही तरीके से हो और ऐसे सभी लोगों का परीक्षण किया जाए जिनके बारे में तनिक भी यह संदेश हो कि वे कोरोना की चपेट में आ गए होंगे। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह एक कारगर तरीका है। संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जाए और उन्हें अन्य लोगों से अलग थलग किया जाए। यह एक कठिन काम है क्योंकि एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी जिनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, इस कठिनाई का सामना करना ही होगा क्योंकि इसके अलावा संक्रमण का फैलाव रोकने का कोई और विकल्प ही नहीं है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जितनी सक्रियता केंद्र, राज्य सरकारें और उनकी विभिन्न एजेंसियों को दिखाने की जरूरत है, उतनी ही सक्रियता और जागरूकता का परिचय आम लोगों को भी देने की आवश्यकता है। इसलिए और भी क्योंकि लगभग 2.5 लाख से अधिक मामले सामने आने और 7,000 से ज्यादा मौतें हो जाने के बावजूद तमाम लोग ना तो शारीरिक दूरी के नियम के प्रति सचेत दिख रहे हैं और ना ही मास्क के इस्तेमाल को लेकर। यह हैरानी की बात है कि उन जिलों में भी इस तरह की लापरवाही दिख रही है जिनमें कोरोना संक्रमितों की ठीक ठाक संख्या है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए। आईओसी अधिकारी बोले 2021 में नहीं हुआ तो रद्द होंगे ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक यदि 2021 में तय की गई तारीखों पर नहीं हुए तो इन्हें रद्द किया जाएगा। आईओसी की सह समन्वय समिति के चेयरमैन पियरे ओलिवर बेकर्स विजुआंट ओलिवर ने कहा है कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त है कि खेल अगले साल 23 जुलाई को शुरू हो जाएंगे। ओलिवर ने साथ ही कहा कि इस स्तर के टूर्नामेंट को एक बार से ज्यादा स्थगित करना असंभव है। उन्होंने कहा कि आज हर कोई इस बात को लेकर आश्वस्त है कि टूर्नामेंट 23 जुलाई 2021 को शुरू हो जाएगा। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि खेल 2021 में हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट को बार बार स्थगित करना मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी सारा पैसा खर्च होता है और कई हजार लोग इससे जुड़े होते हैं। इस बात को आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक भी दोहरा चुके हैं। तो ये आज का यानी 9 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।